seated as the other session is being started. The session lined up next. The topic of the session is गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय अलका सरावगी की सद्य प्रकाशित पुस्तक गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय पर यतीश कुमार से संवाद. I would request the panelists to please come up on the stage. A huge round of applause for our guests. I would request Yatish Kumar ji to please take over the stage. Thank you. सर्वप्रथम कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन रखा और मुझे मौका दिया एक ऐसे साहित्यकार से गुफ्तगू करने का जो श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और भी अनेकानेक पुरस्कार कोलकाता से लेकर के भारतवर्ष और भारतवर्ष से लेकर के पूरे विश्व पटल पर अगर हमारे बीच से कोई साहित्यकार हैं जिनको 18-19 भाषाओं में पढ़ा जा रहा है तो वो हमारी प्रिय कथाकार अलका सरावगी हैं. लेकिन हम उनके पुरस्कारों पे आज बातचीत करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं. हम इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 या 3 व्यक्तित्व के ऊपर केंद्रित उपन्यास के ऊपर बात करने के लिए, जिसका नाम गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय रखा है अलका मैम ने. मैं किताबों के बारे में क्या बात करूंगा, मैडम ही करेंगी. हिंदुस्तानी अखबार के संपादक हैं, पंजाबी पति हैं और बंगाली पत्नी हैं और उनके मित्र हैं गुजराती गांधी. तो इन 3 मुख्य किरदार को घेरते हुए ये इन्होंने बहुत 1 साल का एक अंतराल है जिसको उन्होंने पूरा कवर करने की कोशिश की. तो मैम मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही साधारण प्रश्न से कि नॉर्मली कथेतर जो होता है वो प्रशंसक मतलब सत्यता के ऊपर आधारित होता है या प्रामाणिकता के ऊपर आधारित होता है. उपन्यास जो है वो उसमें 2-3 चीज़ें घुली मिली होती हैं. तो आपकी नज़र में ये कितना कथेतर उपन्यास है? बहुत धन्यवाद यतीश जी और आप सबका जो यहाँ उपस्थित हैं और सुन रहे हैं. तो देखिए, गांधी एक ऐसा चरित्र हैं जिनके बारे में हम सब बचपन से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में गांधी हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं हमेशा. गांधी का नाम मजबूरी, महात्मा गांधी, तो मैंने इस तरह की भी बातों से लीजिए और बहुत सारी और बातें, गांधी जी के 3 बंदर या और बहुत सारे किस्से कहानियाँ. तो गांधी एक ऐसा पात्र है जिनके ऊपर में आप कोई कल्पना से कुछ नहीं लिख सकते हैं. दूसरी जो हमारी पात्र हैं सरला देवी चौधरानी, जिनसे गांधी मिले थे जलियांवाला बाग कांड जब हुआ अप्रैल 1913 में, 1919 में. तो उसके बाद में गांधी 6 महीने बाद गांधी लाहौर गए और सरला देवी चौधरानी के घर रुके. सरला देवी चौधरानी कौन थी? वो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन की लड़की थी, यानी उनकी भांजी थी और ख़ुद अपने आप में बहुत अपने समय से बहुत आगे, एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी. उस ज़माने में उन्होंने बीए किया था, उनको पद्मावती गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला था. 1895 में वो मैसूर में महारानी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने गई थी. जोड़ा साकों के परिवार का जो एक समृद्ध जो उसकी साहित्य की और संगीत की जो संस्कृति थी उसमें वो बड़ी पली बड़ी थी. तो ऐसी सरला देवी चौधरानी शादी के बाद पंजाब में लाहौर में उनके पति रामबस दत्त चौधरी से उनकी शादी हुई 33 साल की उम्र में. तो देखिए कि ये जो तथ्य हैं, अब इसके ऊपर में आप कल्पना जो कर सकते हैं कि गांधी जब जलियांवाला कांड के 6 महीने बाद लाहौर में गए और रामबस दत्त चौधरी जेल में थे, तो गांधी वहाँ पर रहे और गांधी बार बार पंजाब लाहौर लौटते रहे. और सरला देवी के साथ जो उनका एक व्यक्तिगत जो एक प्रेम का संबंध बना, तो ये इसके बारे में बहुत सारे तथ्य आपके लिए मौजूद हैं. यानी कि गांधी के लिखे हुए बहुत सारे पत्र हैं सरला देवी चौधरानी को जो बचे हुए हैं,
कम से कम 80-85 के करीब पत्र हैं, लेकिन सरला देवी चौधरानी के वो सिर्फ नहीं है। 3-4 पत्र मौजूद हैं। तो ये जो प्रेम संबंध था, इसका पनपना माने उस पृष्ठभूमि में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि में ये जो प्रेम पनपा, तो इसके बारे में लिखते हुए आप उस एक उतनी ही कल्पना और उतनी ही भावना का आश्रय ले सकते हैं जो इतिहास के इन तथ्यों को के चरित्रों को बूझते हुए जो आप यात्रा आप करते हैं, तो वो उतना तो ज़रूर आपने जो है जवाब पूरे उपन्यास के स्टाइल में दिया। शुरू मतलब टेक ऑफ करते हैं अपने संवाद को। उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि आप कोलकाता पे केंद्रित किताबों पे काम करती आई हैं अभी तक, और आपने मारवाड़ी समाज पे ज़्यादातर काम किया है। ये वहाँ से बंगाली अभिजात की ओर मुड़ना ये कैसे संभव हुआ, और या इसको मैं इस तरह से कहूँ कि किताब या किरदार आपके अंदर कैसे आई? मैं थोड़ा सा नेपथ्य में और उसके पीछे की कहानी से संवाद का शुरुआत करना चाहूँगा। जी, देखिए, बंगाल में रहते हुए जाहिर है कि बंगाली संस्कृति में और बंगाल के इतिहास में और कलकत्ते की सड़क सड़क पर कलकत्ते के हर मकान में मेरी बहुत दिलचस्पी रही है जी। और कलकत्ता एक किरदार के रूप में मेरे पहले उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास में मौजूद था। लेकिन आप गौर करें तो आप देखिए कि हर जगह बंगाली पात्र भी ज़रूर रहते हैं। कलिकथा वाया बाईपास से शुरू करके ही वो बंगाली पात्र भी किसी न किसी रूप में मेरे हर उपन्यास में रहते हैं। तो ये जो डायलेक्टिकल संबंध है, जो एक मारवाड़ी जो कहीं दूर से आया हुआ एक मारवाड़ी समाज है, एक संस्कृति है, और उसका जो एक बंगाल का जो समाज था जो बहुत पहले प्रभुत्व हो गया था, उसके साथ में जो एक डायलेक्टिकल संबंध बनता है, ये मेरे उपन्यासों में जगह जगह आपको बिखरा हुआ मिलेगा, सभी उपन्यासों में। तो यहाँ पर जो सरला देवी चौधरानी का जो चरित्र है, ये जो कथा है सरला देवी चौधरानी और गांधी की, इसके चलते जो सरला देवी का जो जीवन था, जो बचपन था, जो बंगाल के जोड़ासाको के टैगोर परिवार में जो उनका नाना का घर था और वहाँ पर वो किस तरह पली बड़ी हुई, तो वो उस संस्कृति का एक जो क्योंकि बचपन से हम बहुत बार जोड़ासाको म्यूजियम गए हैं, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, हॉन्टिंग है वो। हाँ, वो तो पूरा प्लॉट ही हॉन्टिंग है। हाँ, वो बिल्कुल वो अपने आपको बहुत अपनी तरफ खींचता है। जी। मैं एक मतलब उपन्यास से और डिटेल में बात करने से पहले एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि चाहे कलिकता वाया बाईपास हो या कुलभूषण हो, आपने हमेशा जो नैरेटिव शैली पकड़ी है वो फ्लैशबैक की पकड़ी है, और गांधी सरला देवी वाली किताब में भी आपने वही स्टोरी पकड़ी कि गांधी उससे पूछना शुरू करते हैं कि यहाँ तक की जर्नी 47 साल या 43 साल की जर्नी आपकी कैसी रही। तो वो मतलब ये नैरेटिव सिलेक्शन का मतलब अगर आप उस पर थोड़ा सा विस्तार दे पाए हम लोगों को कि कोई खास वजह हो। जी, देखिए कि मेरे मन में ये बात थी कि गांधी सरला देवी के प्रेम में पड़ गए और वो बार बार पंजाब आते रहे, उनके घर पर रुकते रहे, तो उन दोनों में ऐसी कौन सी बातें हुई होंगी, ये मतलब एक पहेली थी, क्योंकि इसके बारे में आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो जाहिर है कि जब गांधी उनके गुणों से, उनके गाने से, उनके कविता लिखने से, उनके भारतीय पत्रिका का वो संपादन करती थी, बहुत सारे लेख उनके हैं, कहानियाँ हैं, तो गांधी उनके व्यक्तित्व से जो प्रभावित हुए और उन्होंने ये संभावना देखी सरला देवी में कि अगर वो आज़ादी की लड़ाई में गांधी की एक को पार्टनर के रूप में आए तो वो इस देश की औरतों को बाहर निकाल सकती हैं और उनको इस आज़ादी के आंदोलन में उनको कूदने के लिए उनके लिए प्रेरणा बन सकती हैं। तो ये जो सारी जो एक कल्पना थी कि माने कि किस तरह माने इन दोनों में ये संवाद हुआ होगा, तो मुझे ये सबसे सही लगा कि मैं सरला देवी की कहानी गांधी को सुनाऊं, जिसको आप फ्लैशबैक कह रहे हैं कि सरला देवी अपनी कहानी अपने गांधी जानना चाहते हैं। अगर आपसे ये छूट लूँ कि उपन्यास की शुरुआत वहाँ से होती है कि गांधी लाहौर में सरला देवी के घर के दरवाजे पर खड़े हैं और वो सरला देवी को याद दिलाते हैं कि 19 साल पहले उन्होंने सरला देवी को कांग्रेस के अधिवेशन में गाते हुए सुना था और उनकी स्मृति अभी तक गांधी को है। तो इस पर सरला देवी की जो हंसी छूटती है, जो एक मोतियों की बिखरने की ध्वनि सी चारों तरफ फैल जाती है, तो गांधी उससे बड़े चकित होते हैं, बड़े अचरज से वो सरला देवी को इस तरह, उन्होंने कभी किसी भारतीय औरत को इस तरह खुल करके ऐसी निर्झर सी हंसी हंसते हुए सुना नहीं है।
तो गांधी उनसे कहते हैं कि आपकी हंसी तो इस देश की संपदा है, संपदा है। आप यूं ही हंसते रहिए। तो देखिए ये जो एक छोटी सी जो एक बात है, इससे मतलब हम सरला देवी के भी बारे में बहुत कुछ एक निकाल लेते हैं। और गांधी की जो एक पुरुष की उस इतने 100 साल पहले की कथा में आप देखते हैं कि गांधी एक कैसी औरत को देखना चाहते थे, यानी कि गांधी की औरत के प्रति जो दृष्टि थी कि वो इस हंसी पर मुग्ध होते हैं। तो ये देखिए कि मतलब कि एक फ्लैशबैक शैली इसलिए है कि गांधी उसके बाद जानना चाहते हैं कि सरला देवी की पूरी जीवन यात्रा, जो जैसी सरला देवी को वो देख रहे हैं, तो वो कैसे बनी होंगी। तो वहाँ से वो जोड़ा साकों से अपने बचपन से भी नहीं, अपने इनफैक्ट यौवन से वो कथा शुरू करती हैं, जिसमें उनके बचपन की कथा फिर और फ्लैशबैक में जी, आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये कथा उन्होंने अगर सुनाई होगी, गांधी ने सुनी होगी सरला देवी से, तो मुझे लगता है कि सरला देवी ने बिल्कुल ऐसे ही उनको सुनाई होगी। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो वैसे उसके सरला के बचपन का है कि वो गिर जाती है, लेकिन माँ जो है वो उपन्यास लिखते रहती है। और मतलब पता नहीं आप जैसे और बाकी कथाकार की ज़िंदगी में कैसे ऐसे मोड़ आते होंगे। उसके बाद जो है उनके पिताजी पहले जो रसाकों के मतलब जमाई हैं, जो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, या हम हिंदू धर्म को फॉलो करेंगे, हम ब्रह्म समाज को नहीं फॉलो करेंगे। तो मेरा कहना है कि सरला की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ हैं, या विवेकानंद से मिलना, या विवेकानंद का कहना कि चलो तुम हमारे साथ पूरे विश्व में धर्म प्रचार करो, या अरविंदो से मिलना, या बंकिम का बार बार उनकी ज़िंदगी में आना, उनके सपनों में आना। और मतलब बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, या पत्रिका का संपादन है, या पीछे कुश्ती करा। उनको लगता है कि बंगाली लोग जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो उनको लड़ने की तैयारी करवाना। तो ऐसे बहुत सारे मोड़ दिखे हैं। तो मैं एक लेखिका के तौर पे समझना चाहता हूँ कि सरला के व्यक्तित्व में सबसे क्रिटिकल मोड़ कौन सा लगा आपको पूरे उपन्यास में? देखिए, एक तो कि परिवार के विरुद्ध जाकर मैसूर में नौकरी करने जाना, ये 1895 की बात है। और जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि अलका सरावगी में ये हिम्मत 1995 में भी क्यों नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब कि सरला देवी के व्यक्तित्व में वो शक्ति ज़रूर रही होगी बचपन से, जो जिस तरह से उन्होंने अपने को गढ़ा है कि वो उस परिवार के उस दायरे से बाहर निकलकर अपना एक जीवन को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में अनुभव करने की जो उनकी इतनी प्रबल इच्छा थी कि वो गई। मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और उसके बाद में विवेकानंद को जब उन्होंने मना किया कि वो नहीं जा सकती हैं उनके साथ धर्म प्रचार के लिए विदेश, तो सरला देवी ने ये सोचा कि औरत कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। जिस औरत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये तो बाद में भी सोचती, जब गांधी बार बार उनको भी सोचती हैं, जब गांधी उनके जीवन में आते हैं तब भी वो ये सोचती हैं कि मतलब कि उन्होंने मनु के खिलाफ या मनुवाद के खिलाफ न जाने उन्होंने एक अखिल भारतीय संस्था बनाई थी 1910 में, जिसकी शाखाएं पूरे देश में थी। माने जैसे जो क्रिश्चियन विमेन एसोसिएशन है ना, हाँ, उसके तर्ज पर उन्होंने एक बहनापे की संस्था बना करके औरतों को आज़ाद करना चाहा था। भारती रे जो कलकत्ता भारत स्त्री महामंडल भी बाद में, भारत स्त्री महामंडल, तो मतलब उन्होंने ये लिखा है कि वो फर्स्ट फेमिनिस्ट महिला थी, जो आज़ादी के आंदोलन की पहली जो फेमिनिस्ट महिला थी वो सरला देवी चौधरानी, और पहली खादी साड़ी पहनने वाली। तो माने सरला देवी का व्यक्तित्व जो था वो कितना कितना जुझारू और कितना मतलब अपने समय से आगे चलने वाला और समय को बदलने के लिए कितना प्रतिबद्ध उनका व्यक्तित्व रहा होगा, ये मैं बार बार लिखते समय मेरे दिमाग में सरला देवी की ये छवि खड़ी होती है। इसी पहलू से मेरा अगला प्रश्न है मैम कि विवेकानंद उनको कहते हैं विश्व भ्रमण करने के लिए तो नहीं जाती हैं, लेकिन वो हिमालय चली जाती हैं, लेकिन उनको बुला लिया जाता है, और ऐसा विद्रोही व्यक्तित्व जो एक तलवार से शादी करने के लिए मना कर देता है, लेकिन एक 2 बार शादी किए हुए पुरुष से शादी कर लेता है। यहाँ पे कैरेक्टर बिल्कुल अनूठा दिखा, और जो हमने पढ़ते समय जो एक भाव भंगिमा बनाई थी एक व्यक्तित्व की, वो पूरा का पूरा धराशाही होते देखा। तो आप शोध तो चूंकि आपने बहुत पढ़ा है, उनकी आत्मकथा को भी पढ़ा है और रेफरेंसेस मैंने देखे हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालिए जो लोग सुन रहे हैं इसको समझने के लिए। देखिए, ऐसा है कि भारती रे ने भी, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर थी, चांसलर भी थी, तो उन्होंने ये लिखा है सरला देवी पर जो मोनोग्राफ लिखा है कि फर्स्ट फेमिनिस्ट लेडी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल,
तो उन्होंने ये भी लिखा है कि सरला देवी अपनी आत्मकथा में पूरा वर्णन करती हैं इसका, कि वो हिमालय पर चली गईं और वहाँ से उनकी बहन ने उनको पत्र लिखा कि तुम देवघर आओ क्योंकि माँ बहुत बीमार हैं और हमने तुम्हारे लिए एक वर चुना है, उसको देखे बिना उसको मना मत करो, और वो विधुर है लेकिन वो तुम्हारे लायक है, और माँ मरने के पहले चाहती कि तुम्हारी शादी हो जाए। तो सरला देवी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि वो उतर करके आईं, और जब वो पहुंची स्टेशन पर, देवघर स्टेशन पर, तो उन्होंने देखा कि उनको लेने डोली आई हुई थी, यानी दुल्हन की डोली आई हुई थी। और जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सब शहनाइयाँ बज रही थी और पूरा घर भरती था परिवार सब। तो उन्होंने कहा कि अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं कि माई हैंड्स वर टाइड। तो भारती रे ने इस पर आक्षेप करते हुए लिखा है कि सरला देवी जैसी औरत एक ऐसी बात खाली एक लाइन में कह करके छुट्टी पा लेना चाहती है कि माई हैंड्स वर टाइड, लेकिन ऐसी औरत कैसे ऐसे शादी के लिए राज़ी हो सकती है। तो इनफैक्ट मेरी कल्पना में जब वो ये कहानी गांधी को सुनाती हैं तो वो खुद भी मतलब ये सोचती हैं कि गांधी उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने सोचा कि सरला देवी कैसे ऐसे शादी के लिए उनकी रजामंदी मिल गई। ऐसी माने औरत जो इतनी माने शक्तिशाली, अपने आप में इतनी डायनेमिक औरत थी, उसने कैसे हामी भर दी इस तरह के परिवार के दबाव को जो एक आम लड़कियां, जो आम लड़कियां सह लेती हैं, उनको कैसे सरला देवी ने उस बात को मान लिया। तो सरला देवी खुद माने गांधी के सोचती हैं कि गांधी क्या सोचेंगे, तो गांधी कहते हैं कि शायद एक अपने मन को की न सुन कर के बाकी माँ के मन की सुन लेना, शायद यही सबसे बड़ी अहिंसा है, कि जहाँ आप अपने मन की नहीं सुनते हैं और दूसरे के मन की आप कर लेते हैं, उनको चोट नहीं पहुँचाने के लिए, तो आप उनकी बात मान लेते हैं। तो ऐसा कोई उन 12 महीनों में मुझे एक बात और दिखी कि गांधी जो हैं वो खुद से अपने ऊपर एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं जो ब्रह्मचर्य से अलग है। ब्रह्मचर्य के ऊपर आगे आएंगे, हम लोग बात करेंगे, लेकिन गांधी की स्वीकारोक्ति है कि भाई कस्तूरबा के साथ उन्होंने क्या किया, इस किताब में उस पर भी चर्चा है। और गांधी बार बार बीच बीच में सरला को भी कहते हैं कि तुम अपने पति से पूछ के ये काम करना बार बार, और सरला के अंदर भी कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि गांधी के परिप्रेक्ष्य में यह किताब जो है वो गांधी के ऊपर लिखे अन्य किताबों से क्या अलग है? क्या आपको लगता है कि ये अलग चीज़ प्रस्तुत कर रही है गांधी के बारे में? देखिए, गांधी एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर हैं उस तरह से, और गांधी को समझने की बहुत सारी तौर तरीके, बहुत लोगों ने उन पर इतनी सबसे अधिक पिछली शताब्दी में किताबें गांधी पर लिखी गई, उनमें बहुत में गांधी की बहुत क्रिटिसिज्म आपको मिलेगी, गांधी पर कई आरोप मिलेंगे, आक्षेप मिलेंगे। तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी किताब में मैंने ये बहुत कोशिश की है कि जो तथ्य हैं उनको उस तरह से ही रख दूं। अगर आप उसको पढ़ कर के गांधी का आपके मन में ये भावना आती है कि गांधी अंततः पुरुषवादी ही हैं, वो उसी तरह से, वो सरला देवी कहती भी हैं कि गांधी औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, पर अंततः तो गांधी का रोल, वो औरत को उसी रोल में देखना चाहते हैं। तो सरला देवी के मन में भी गांधी के प्रति बहुत सी विद्रोह की बातें सरला देवी के मन में आती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मतलब कि एक तो हमको अपनी दृष्टि में ये बात ज़रूर रखनी चाहिए कि हम गांधी को किस कॉन्टेक्स्ट में हम सिचुएट कर रहे हैं, यानी कि गांधी को समय के किस दौर में हम गांधी को देख रहे हैं। हम आज की दृष्टि से अगर हम उस गांधी को देखते हैं तो हमको लगता है कि गांधी का बहुत पिछड़ा हुआ सोच था औरतों को लेकर, लेकिन गांधी को अगर आप उस समय के 1915 में जब गांधी आए भारत में, वहीं से औरतों की आज़ादी का सफ़र सच पूछे तो वहीं से शुरू होता है। मधुकेश्वर ने लिखा है कि मतलब कि गांधी वो पहले शख्स थे जिन्होंने औरतों की आज़ादी के बारे में इस तरह सोचा। जी। और उसके पहले 1913 में कस्तूरबा भी जेल जा चुकी थी। मैंने कस्तूरबा ने जब गांधी को कहा कि इसका हम विद्रोह करेंगे, इस काले एक्ट का हम विरोध करेंगे, तो अगर मैं जेल गई और मैं वहाँ मर गई तो मेरा क्या होगा, तो गांधी ने कहा कि अगर तुम मर गई तो मैं तुमको देवी की तरह पूजूंगा। तो देखिए कि मतलब कि अगर हम, बहुत सी बातें हैं, अगर आप किसी एक बात को उठा करके आप गांधी को जज करेंगे तो आपका जजमेंट वैसा होगा। अगर गांधी को आप उस पूरे समय के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि सती प्रथा को भी बंद हुए सिर्फ 50 साल या 100 साल हुए थे उस समय, एकदम एग्जैक्ट टाइम में भूल रही हूँ, 1850 के लगभग,
और ये कथा है समझ लीजिए 1920 की, 1920 तो 70 साल हुए होंगे। तो मतलब आप ये सोचिए कि वो समय कैसा था जबकि कैसे औरतों को देखा और रखा जाता था, और उसके बरक्स जो गांधी का जो सोच था वो कितना अधिक माने आगे का सोच था। तो आपको गांधी लगेंगे कि गांधी ने ही एक तरह से औरतों की मुक्ति की शुरुआत की है। अब उसमें गांधी शायद मतलब जो मुझे लगता है कि सरला देवी भी जो उपन्यास में नहीं आता है, लेकिन सरला देवी भी बार बार ये कहती हैं कि जो शिक्षित औरत होगी वो अच्छे वो बच्चों को शिक्षित करेगी, वो परिवार को शिक्षित, उनका शुरू से माने ही एक मतलब एपोलोजेटिक औरत को होना पड़ता था। आज यहाँ स्टेज पर बैठ कर के अगर एक स्त्रीवादी लेखिका ये कह सकती है कि परिवार जब तक है तब तक स्त्री की आज़ादी नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात सरला देवी नहीं कह सकती थी उस समय। तो हमको एक समय के दौर में चीज़ों को देखना होगा कि उस समय तक कहाँ तक सोच आगे बढ़ा। थोड़ी देर के लिए गांधी और सरला से बाहर आते हैं और आपने इस उपन्यास को गढ़ते समय कुछ एक कैरेक्टर ऐसे भी चुने हैं जो इतिहास से हैं, जैसे प्रतापादित्य हैं, जिन्होंने जो है वो बंगाल को आज़ाद करने के लिए पूरा एक मुहिम चलाया, लड़े, जीते भी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रकाश दर्शकों के लिए इस एस्पेक्ट में ऐसे किरदारों पे या खास करके प्रतापादित्य पे डाल दें तो अच्छा रहेगा। ऐसा है कि प्रतापादित्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों के शासन के विरुद्ध जैसोर में वो थे जी। और उन्होंने जैसोर को आज़ाद कर लिया था कि ये मुगलों के शासन से उन्होंने आज़ाद कर दिया है, माने बंगाल, नया बंगाल, आज़ाद बंगाल उन्होंने हिंदू शासन का बनाया। सरला देवी ने इनको इसलिए चुना कि महाराष्ट्र में और दूसरी देशों में जैसे शिवाजी या राणा प्रताप जैसे जो चरित्र हैं, तो वो बंगाल में ऐसा कोई चरित्र नहीं था जिसको ऐसा बताया जा सके कि भाई वो इतना जुझारू चरित्र था कि उसने माने एक बड़ी सत्ता के आगे, एक बड़ी ताकत के आगे भी उसने घुटने नहीं टेके। तो बंगाली युवकों को प्रेरित करने के लिए, उनको इस शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कि वो लड़ सके, इसके लिए उन्होंने प्रतापादित्य का ये रोल मॉडल चुना। लेकिन उनके जो मामा थे रविंद्रनाथ, उन्होंने तुरंत उनको ये लिख करके भेजा एक पत्र में कि प्रतापादित्य एक आइडियल चरित्र नहीं है, उसने बहुत सारे गलत काम किए, उसने बहुत सारे अत्याचार किए हैं। तो अब सरला देवी को ये लगा कि प्रतापादित्य को एक इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो ये मतलब शायद उस समय का जो मतलब एक हर समय के दौर में हम इतिहास को खंगालते हैं और इसमें से ऐसे पात्र निकालना चाहते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बन सकें। तो शायद उस समय के उस दौर में सरला देवी इस तरह के पात्रों की खोज में थी। और इसी तरह के पात्रों को करते करते आपने एक मुद्दा जो कि नेपथ्य में रह गया है, जिसको मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगा कि एज डिफरेंस। अगर ज्योतिन्द्र नाथ जो भाई हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के और कादम्बरी देवी, इनके बीच लगभग 10 साल का डिफरेंस रहा है, वैसा ही अंतर जो है और रामभज दत्त और सरला में भी रहा है। 6 साल है, बट डिफरेंस है। तो इस मुद्दे को मैं अपने नज़र से देख रहा था कि ये मुद्दा और इसके रिप्रकशंस, इसका जो प्रभाव है वो आप इसके द्वारा कोई संदेश देना चाहती थी? देखिए मतलब कि बंगाल में तो इतनी विधवाएं थीं और विधवाओं का जीवन इतना कठिन था, उनको रोज आग से गुजरना होता था। परिवार वाले उनको बनारस जाके छोड़ाया करते थे। वृंदावन के ऊपर में आपने पढ़ा होगा, कई किताबें हैं, द विडोज ऑफ वृंदावन। तो बहुत कुछ ऐसा था कि मतलब कि ये जो बेमेल शादियां जिनको हम आज बेमेल कहते हैं, ये नॉर्म था। माने हर पति की पत्नी जो थी उससे 10 साल 15 साल छोटी होती थी और इसीलिए इतनी विधवाएं होती थी क्योंकि पति मर जाते थे और फिर विधवाओं को वैसा जीवन बिताना पड़ता था। और इनफैक्ट मतलब हमने एक कोल इंडिया के साथ में एक प्रोजेक्ट किया था शंभुनाथ जी के उसमें कि भारतीय नवजागरण का की जो पत्रकारिता थी, तो उसमें उस कंपाइलेशन को करते हुए मैंने देखा कि इसका बहुत विरोध उस समय के पत्रकारिता में हो रहा था कि मतलब कि ये जो इतने कम बड़ी उम्र के पुरुषों से और कम उम्र की जो लड़कियों की शादियां होती थी, इसके खिलाफ एक काफ़ी बड़ी मुहिम चलती थी। पर फिर भी बंगालियों में ये जो था ये मतलब काफ़ी एक कॉमन था। और मतलब मैं अभी भी देखती हूँ, आप भी कलकत्ते में रहते हैं, कि आप देखिए कि ये बहुत अनकॉमन नहीं है कि माने पत्नी जो है वो पति से 7-8 साल छोटी है या 9 साल छोटी है, ऐसा अनकॉमन नहीं है। ये शायद एक तरह का एक कल्चरल जो फ़र्क हो जाता है। वापस गांधी और सरला पे आते हैं कि माय डियर सरला,
और फिर जो है माय डियरेस्ट सरला, और फिर जो है फिर से डियर सरला, और फिर जो है तुम आध्यात्मिक पत्नी हो, फिर से अगला प्रश्न कि तुम क्या आध्यात्मिक पत्नी हो। तो इन सब गड़बड़ के बीच में एक किरदार हैं राजा गोपालाचारी, और वो गांधी को पत्र लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उपन्यास का। थोड़ा अगर लोगों तक ये पहलू पहुँचे वो इंसिडेंट्स के बारे में, तो थोड़ा महात्मा गांधी की जो छवि थी और उसमें सरला देवी का उनके जीवन में आना, ये उनके आसपास में उनके जो भक्त और शिष्य थे, जिनमें एक राजगोपालाचारी भी थे, उनको बहुत बुरा लग रहा था। उनको गांधी की छवि के लिए सरला देवी का आना एक खतरा लग रहा था। आश्रम में रहते हुए भी मगनलाल गांधी, जो गांधी के भांजे भतीजे थे, उन्होंने भी सरला देवी का विरोध किया कि वो बहुत आभिजात्य वर्ग की हैं और आश्रम का जीवन के अनुकूल उनका आचरण नहीं है। और राजगोपालाचारी ने तो मतलब एक ऐसा पत्र लिखा गांधी को कि माने जिसको सरला देवी का एक तरह से चीरहरण, जिसको हम कहते हैं, द्रौपदी का चीरहरण जो कहते हैं, कि उस तरह का मतलब उनकी अस्मिता को तार तार करने वाला वो पत्र था कि वो एक स्कीमिंग औरत हैं जिसने गांधी के नाम को भुनाने के लिए और अपने को ऊपर उठाने के लिए गांधी का वो इस्तेमाल कर रही हैं। और इस तरह का पत्र उन्होंने गांधी के बारे में उन्होंने लिखा, सरला देवी के बारे में। तो ये मेरा ख्याल है। और बाद में सरला देवी के जितने पत्र थे, वो उनकी बहू जो लक्ष्मी जला दिया गांधी थी, जो राजगोपालाचारी की बेटी थी, तो उन्होंने वो सरला देवी के सारे पत्र जला दिए। तो ये देखिए कि मतलब कि सरला देवी भी कहती हैं कि जो उर्वशी और रंभा जो हमारे महात्मा जी को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए आई थी सरला देवी उनके जीवन में। तो इस तरह की जो ये जो हम एक जो मिथक जो होते हैं हमारे पुराने, उनसे हम कुछ कहानियाँ निकाल लेते हैं और उनको आरोपित कर देते हैं। पर एक स्त्री की उसमें कितनी बेइज्जती है, और वो भी एक स्त्री यानी कि सरला देवी चौधरानी जैसी स्त्री, जो अपने आप में माने एक बहुत, जिनका ये संकल्प था कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने को यज्ञ की अग्नि की आहिताग्निका बनाने का उनका संकल्प था। तो उनके लिए ऐसा मतलब सोचना और लिखना। तो अंतिम प्रश्न पूछने से पहले मैं इनफैक्ट एक संदर्भ यहाँ पे डालना चाहूँगा, जब तक मैम पानी पी रही हैं, कि मगनलाल गांधी के बहुत क्लोज थे और उनकी बेटी राधा, उस पे गांधी जी ने जो है 10 साल में ही ब्रह्मचार्य का प्रयोग किया है। और बाद में जाकर के जब सरला का देहांत होता है तो दीपक जो उनका लड़का है और राधा में शादी होती है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि इंदिरा गांधी की शादी गांधी प्रपोजल भेजते हैं दीपक से ही कराने के लिए, दीपक दत्त से। तो खैर मैं अंतिम प्रश्न पे आता हूँ मैम, कि गांधी सरला को देख कर के हमेशा एक पूर्ण स्त्री की कल्पना करते रहे हैं। तो दर्शकों के लिए बताइए कि गांधी की जो ये कल्पना थी पूर्ण स्त्री की, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है पूर्ण स्त्री? जी, ये तो बहुत वाइटल प्रश्न है और अच्छा है कि अंतिम प्रश्न है, क्योंकि देखिए गांधी सरला देवी को शुरू से ही एक इस तरह के मोल्ड में डालना चाहते हैं जिसमें वो अपना सब काम खुद करती हैं। क्योंकि गांधी ने खुद साउथ अफ्रीका में रहते हुए, उनका जो शिष्य था कैलेनबाग, जिसने उनको 1000 एकड़ की टॉल्स्टॉय फार्म की ज़मीन दी थी, और जो पहला पूरे शहर में गाड़ी खरीदने वाला पहला शख्स था, जिससे सरला कंपटीशन चलता था मेंटली। तो कैलेनबाग को भी उन्होंने इस तरह का बना लिया था कि वो कैलेनबाग ने अपने सारे नौकर चाकर छोड़ दिए, सारा घर का काम करता, और मतलब कि वो झाड़ू पोछा लगाना और अपना खाना खुद बनाना, अपने बर्तन खुद धोना, अपना काम, किसी से कोई सेवा न लेना, जो टॉल्स्टॉय से गांधी ने लिया था, रस्किन से लिया था। तो गांधी सरला देवी को उसी मोल्ड में ढालना चाहते थे, और उनको लगता था कि उनका जो प्रेम है सरला के प्रति और सरला का उनके प्रति, तो वो सरला देवी को उस मोल्ड में ढाल सकते हैं। शुरू में सरला देवी ने उनकी बातें थोड़ी बहुत मानी भी होंगी, लेकिन बाद में आगे चलकर कि जैसे कि वो एक विद्रोहिणी थी भी, और उनको ये लगा होगा कि एक पूर्ण स्त्री की परिभाषा क्या है, कि वो ये सारे काम करे जो घर के जितने काम हैं। तो मैंने सरला देवी अपने को एक बौद्धिक चेतना के रूप में, गांधी के एक बौद्धिक पार्टनर के रूप में देखती थी, और उनको ये सारा गांधी का जो ये इतना कहना था, और वो कहती हैं कि मैं कोई 16 साल की स्कूल की छात्रा नहीं हूँ जिसको आप ये सारे दिन भर बताते रहें कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो रिश्ता था, ये उसके कारण भी धीरे धीरे बदलता गया, और गांधी ने धीरे धीरे शायद ये समझा कि इसको और आगे खींचने में कोई फ़ायदा नहीं है। खास करके सरला देवी ने जब उनके
असहयोग आंदोलन पर प्रश्न खड़े किए जी कि इसका आधार अहिंसा नहीं हाँ, है, वहीं से तो वो departure- गांधी की जो बेसिक प्रेमिस थी अहिंसा की, उस पर जब सरला देवी ने चोट की तो फिर वो रिश्ता पूरा बिखरता तो चला गया। चलिए, बहुत सारे प्रश्न भी और हैं जो ऑफ द टेबल में आपसे पूछूंगा, जरूर, शुक्तो और जरूर, करेला जरूर। के बारे में। जरूर, ठीक है, बहुत- बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया है। बहुत Thank you। अच्छा लगा आप आपसे सभी का बात धन्यवाद, आप लोगों ने गौर से सुना हमें, धन्यवाद।